गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 31 जनवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको यूएसए से एक खबर देखने को मिलेगी। वो है विद रिगार्ड्स टू एक कोलिजन। दरअसल में क्या हुआ, यूएसए का आपको एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा जिसके अंदर 3 सोल्जर्स थे और साथ ही साथ एक एयरप्लेन था जिसमें लगभग 64 लोग जो थे वो यात्रा कर रहे थे। अब मिड एयर इनके बीच में कोलिजन होती है जिस वजह से जितने भी लोग थे 67 यानी कि टोटल जो लोग थे उनकी डेथ की खबर हमें यहाँ पे सामने आ रही है। इनफैक्ट वहाँ पे जो पहले कोशिश कर रहे थे कि शायद कोई इंसान बचा हो, बट अब ऐसा अथॉरिटीज को बताया जा रहा है कि शायद कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं बचा है एंड शायद सबकी यहाँ पे मृत्यु हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें ना 2001 के बाद यूएसए के अंदर ये सबसे बड़ा इतना एयर क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि 2001 में आप नोटिस कर पाओगे तब भी एक बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ था नवंबर के महीने के अंदर, जब लगभग 260 लोगों की डेथ हुई थी। तो उसके बाद इतना बड़ा जो क्रैश या कोलिजन हमें देखने को मिला जिसमें इतने लोगों की हमें डेथ देखने को मिली, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दिल्ली में इलेक्शंस आने ही वाले हैं एंड इसी इलेक्शंस के बीच में जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने बोला कि जो यमुना है उसको पॉइजन किया जा रहा है, उसमें जहरीला पानी दिया जा रहा है हरियाणा के द्वारा, ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का जो कंटेंट है पानी के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है यमुना के पानी के अंदर। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इनसे मांगा कि आप हमें प्रूफ दीजिए इस चीज़ का कि आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि ऐसा पॉइजन किया जा रहा है। एंड साथ साथ ये मत कीजिए कि उसमें अमोनिया बढ़ रहा है, आप ये बताओ कि कैसे वो जहरीला और कैसे हो रहा है, कैसे हरियाणा सरकार ये ऐसे कर रही है। तो अभी तक कोई खास ऐसे जवाब आया नहीं है, बट जो आम आदमी पार्टी के चीफ हैं उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो दरअसल में अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको एक अच्छी नौकरी चाहिए सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। दैट इज़ वाई वो इस तरह के उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। एनीवेज, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब चलती रहती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। डेट है आज की 31 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है ना, वो अंडरस्टैंड करना है विद रिगार्ड्स टू हलाल सर्टिफिकेशन। दोस्तों, एक्चुअली थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। दरअसल में 2023 के अंदर पता क्या हुआ, जो यूपी सरकार है ना, यूपी सरकार ने जो भी फूड प्रोडक्ट्स थे विद रिगार्ड्स टू हलाल सर्टिफिकेशन, चाहे उनका प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें बैन कर दी एक्सेप्ट फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को छोड़ के बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बैन कर दी, जो आपका फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूपी का। अब ये जो मुद्दा गया अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मुद्दा गया तो डेफिनेटली वहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन हुआ एंड जो सोलिसिटर जनरल है ना तुषार मेहता जी, उन्होंने यहाँ पर बोला कि यार मीट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। बड़ा ही शॉकिंग चीज़ है कि अब सीमेंट भी हलाल आने लग गया, आपकी आयरन बार्स हो गया, आपकी वाटर बॉटल हो गया, वो सब चीज़ें भी कहीं न कहीं हलाल सर्टिफिकेशन वाली आने लग गई हैं। ये बड़ा ही सरप्राइज़िंग सी चीज़ है। थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों, 2 वर्ड्स हैं आपके सामने, एक वर्ड होता है हलाल, एक वर्ड होता है हराम, ठीक है? हलाल का मतलब होता है जो चीज़ परमिटेड है, जो चीज़ अलाउड है। हराम का मतलब है जो चीज़ परमिटेड नहीं है, जो अलाउड नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर मेजरली इसका इस्तेमाल इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है कि क्या चीज़ इस्लामिक प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। कोई चीज़ कंप्लाई करेगी तो हलाल हुई, नहीं कर रही तो उसको हम हराम यहाँ पर कह देंगे। अब जब मीट की बात करते हैं ना कि क्या मीट हलाल होता है या नहीं होता, देखो ये डिपेंड करता है कि जो एनिमल्स हैं उनको स्लॉटर्ड किस तरह से किया जाता है। अगर तो जो तरीका है, अगर लेट अस से जैसे एक झटका तरीका होता है, जहाँ पर एक सिंगल कट के अंदर ही चीज़ें कर दी जाती हैं, वो चीज़ अलाउड नहीं है इस्लाम के हिसाब से। पर अगर धीरे-धीरे करके उस चीज़ को करा जाता है और जो एनिमल है उसके ऊपर पहले से कोई भी इस तरह से वायलेंस नहीं हुआ हो एंड एट द सेम टाइम ये करते समय प्रेयर को रिसाइट किया जाता है, तो वो चीज़ हलाल कही जाती है। एनीवेज़, इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप नोटिस कर पाओगे इस तरह से मीट को हलाल या हराम की कैटेगरी में यहाँ पे डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उसका प्रोसीजर क्या है। इसके साथ ही जो नॉन मीट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पानी हो गया, व्हीट हो गया या इवन नॉन फूड आइटम जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गया, इनको भी हलाल सर्टिफ़ाई किया जा सकता है, अगर इनके अंदर कोई भी हराम सब्सटेंस नहीं देखने को मिलता। बाकी अगर आप बात करें ना, तो मेजर इंपॉर्टेंट बात आपके एग्ज़ाम के लिए ये रहेगी कि आपको ध्यान में ये रखना है कि भारत में कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन देती है। हालाँकि कुछ प्राइवेट संस्थाएँ ज़रूर हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जमायत उलमा ए हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
ये सब कुछ आपकी सर्टिफिकेशन देती हैं। एंड इवन आपका जो NABCB है ना, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड और सर्टिफिकेशन बॉडीज, इसके द्वारा भी जो एजेंसीज हैं इनको एक्रेडिटेशन यहाँ पे मिली हुई है, जिसको हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये कुछ बातें थी हलाल के बारे में जो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि PW ओनली आईएएस आपके शहर इंदौर में भी अब आ चुका है। एंड कल यानी 1 फरवरी को शाम को 4 बजे इसका सेमिनार एंड साथ साथ सेंटर लॉन्च इवेंट भी है। तो डेफिनेटली आप हमारी टीम को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सारी की सारी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका डिटेल्स दे रखी हैं, वहां पर जाकर आप इसके रिगार्डिंग अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर आप सभी को अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा सारे यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर। तो जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए। इनके जो लिंक्स हैं वो सब भी आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है आपका कॉन्गो क्राइसिस के बारे में। दोस्तों 2021 में ना आप लोग जानते होंगे एक रीजन था यहाँ पे, कौन सा, इतूरी एंड नॉर्थ किवू। ये जो प्रोविंसेस थी ना ये बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी, ठीक है। एंड इतनी ज्यादा न्यूज में थी कि यूपीएससी ने भी इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो एरियाज हैं ये कौन सी कंट्री के साथ न्यूज में आते हैं। तो थोड़ा सा अभी भी वैसा ही कुछ चल रहा है, तो थोड़ा हमें एक चीज का आइडिया होना चाहिए। दरअसल में हुआ पता क्या है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे एक कंट्री है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। अब इसकी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप ध्यान देना, ये मैं इसकी ईस्टर्न साइड पे बात कर रहा हूँ, ये है गोमा सिटी, ठीक है। ये जो गोमा सिटी है इसको यहाँ पर रवांडा के द्वारा कुछ रेबल्स थे, उनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने इस सिटी को कैप्चर कर लिया। यानी कि अंडरस्टैंड करना, ये रहा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका बिल्कुल पड़ोसी देश जहाँ पे आपको रवांडा देखने को मिल जाएगा। तो रवांडा के ना कुछ रेबल्स हैं, ठीक है। उन रवांडा रेबल्स जो बैक्ड रेबल्स है ना, उनके द्वारा, मतलब रवांडन बैक जो रेबल्स हैं उनके द्वारा ये जो गोमा सिटी है इसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया है, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं जो बता रहा था ना 2021 में भी ऐसे ही आपके इतूरी और नॉर्थ की जो प्रोविंस हो गया, वहां पर भी बहुत सारे अटैक्स हुए थे, तब भी बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे। अब जो गोमा सिटी है इसको ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक सिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आपको मिनरल वेल्थ देखने को मिल जाता है। तो कुछ एक पॉइंटर्स आपको दोनों कंट्रीज के बारे में, कॉन्गो के बारे में भी और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बेसिकली सॉरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साथ ही साथ आपका जो रवांडा है, इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो आप अंडरस्टैंड करो, जो DRC है ना ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, वो है आपकी अल्जीरिया। यहां से आप नोटिस कर पाओगे, ये देखो ये जा रही है इक्वेटर की लाइन, देख पा रहे हो, इक्वेटर यहां से पास होता है आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में से। ऊपर वाली साइड आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाले आपका सदर्न हेमिस्फेयर आपको देखने को मिल जाएगा। इवन आपको जो प्राइम मेरिडियन के आपको ईस्ट में देखने को मिल जाता है। कुछ और आप फैक्टर्स आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, एक जो उसकी कैपिटल है ना किनशासा, ठीक है, ये इसकी कॉन्गो रिवर के ऊपर ही है। अब कॉन्गो रिवर के बारे में ना एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो ये रही कॉन्गो रिवर, ये देखना ध्यान से, ये है आपकी कॉन्गो रिवर, ठीक है। अब कॉन्गो रिवर आपने एक बार नोटिस करी, इक्वेटर से ये 2 बार पास कर रही है। एक बार इक्वेटर के ऊपर जाती है, फिर वो इक्वेटर के नीचे आ जाती है। ये अफ्रीका की एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार पास करती है। यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक आपको किटंगा प्लेटू भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको कोबाल्ट, कॉपर, रेडियम, यूरेनियम, इन सब के आपको बहुत सारे हब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पर ये था आपका नॉर्थ किवू, ये है आपका इतूरी, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। एंड यहीं पर आपको जो गोमा सिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं रवांडा की, तो रवांडा की आप थोड़ी लोकेशन भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बिल्कुल इधर आपको रवांडा आपको देखने को मिल जाएगा। अब रवांडा के बारे में क्या जानना चाहिए, रवांडा के बारे में पहली बात तो आपको लेक किवू के बारे में पता होना चाहिए। लेक किवू रवांडा की लार्जेस्ट लेक आपको देखने को मिल जाती है, और ये 6th लार्जेस्ट है आपके अफ्रीका के अंदर। एंड इवन अगर हम बात करना लेक किवू, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का बैरियर ही तो है, या आप बॉर्डर कह सकते हो, एक नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करेगा रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में, कौन सा, जो आपका लेक किवू होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग और ध्यान में रखो, आप लोगों ने ना लेक विक्टोरिया सुना होगा, सुना या नहीं सुना, बिल्कुल सर लेक विक्टोरिया हमें पता है। तो दरअसल में ना लेक विक्टोरिया जो है उसका यहाँ पर रवांडा के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाओगे, थोड़ा आप नीचे आओगे ना, तो नीचे वाली साइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो आपका क्या होता है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया बहुत ही पॉपुलर है, पर रिवांडा के साथ नहीं, लेक विक्टोरिया का रिश्ता है आपका कीनिया, युगांडा और तंजानिया के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ये देखो ये देखो, ये रही आपकी लेक विक्टोरिया।
यहाँ पर आपका युगांडा, ये युगांडा है आपका ऊपर वाली साइड, फिर ये आपका कीनिया हो जाएगा इस साइड, और ये हो जाएगा आपका तंजानिया। पर अगर हम बात करें आपके रवांडा की, तो रवांडा तो इधर है ना, इधर तो लेक विक्टोरिया से ये थोड़ा दूर पड़ जाता है। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, ये आप येलो कलर वाला देख रहे हो, जो आपका येलो कलर आपका जो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा क्या है, दिस इज एल्बर्टाइन रिफ्ट रीजन। ये जो रीजन है ये आपका रवांडा का ही आपका वेस्टर्न पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, आई एम श्योर अब आप इसको टैकल कर लोगे। बाकी ध्यान रखना, रवांडा क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। आई होप दैट इज ऑल ओके। ठीक है, अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज लो सोडियम सॉल्ट इन प्लेस ऑफ टेबल सॉल्ट। ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। देखो WHO ने ना कुछ एक गाइडलाइंस इशू करी हैं, एंड उन गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने ये बोला है कि हमें ना नमक ऐसा खाना चाहिए जिसमें सोडियम कंटेंट कम हो। एक्चुअल में पता क्या होता है, जब नमक के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, उससे कहीं न कहीं हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉडी के अंदर सोडियम ज़्यादा होगा, उससे हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, किडनी डिज़ीज़ हो सकती है, इवन आपका पेट के रिगार्डिंग जो कैंसर होता है, वो भी हो सकता है। एंड अगर हम सोडियम कंटेंट को थोड़ा कम कर देंगे, उससे बीपी कम हो जाएगा हमारा, है ना? एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, जो अगर मान लो बीपी बढ़ा हुआ है ना, तो वो कम हो जाएगा और हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर WHO ने ये बोला है कि हमें अपनी फूड के अंदर जो सॉल्ट का इंटेक है, वो कम करना पड़ेगा। पता क्या होता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट है ना, उससे पानी ज़्यादा रिटेन रहता है, उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, उससे आपका बीपी बढ़ जाता है। तो ये कुछ समस्याएँ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि ज़्यादा सॉल्ट लेने की वजह से लगभग 19 लाख लोगों की डेथ होती है हर साल दुनिया भर के अंदर। तो WHO का ये कहना है कि हमें क्या करना होगा, जो हमारा रेगुलर टेबल सॉल्ट है ना, इसको रिप्लेस करो। सर किससे रिप्लेस करें? लोअर सोडियम वाले जो होते हैं, ऐसे सॉल्ट सब्स्टिट्यूट जिन पे सोडियम की मात्रा कम है, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो हमने सोडियम इंटेक को हमने लेस देन 2 ग्राम पर डे कर दिया ना, उससे बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट के रिगार्डिंग हो गया, उसको हम कहीं ना कहीं काफी हद तक उनको कम कर सकते हैं। तो WHO ने यही बोला है कि सोडियम को आपको, जो सोडियम सॉल्ट है उसको आपको कम से कम मात्रा में लेना है। ये यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एडवाइजरी इशू करी गई है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक जो टॉपिक हमें और अंडरस्टैंड करना है, वो टीम इनिशिएटिव के बारे में समझना है। टीम इनिशिएटिव पे आएंगे, पर पहले आपको ना मैं एक प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ, दैट इज रैम्प प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? रैम्प। रैम्प की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। दरअसल में ना ये एक वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम है। एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक भी है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर मदद करता है। किस तरह से मदद करता है, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ हमारी इंडिया की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे साथ में आई है। कुछ पैसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने दिया है, कुछ पैसा यहाँ पर भारत की सरकार यहाँ पर कर रही है। क्या काम कर रही है इसके माध्यम से? हमारे जो MSMEs होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल में जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था ना, तो सबसे बड़ा नुकसान जो काफ़ी वैसे काफ़ी सेक्टर्स को हुआ था, पर MSMEs जो कहीं न कहीं छोटे एंटरप्राइज़ हैं, उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर किस तरह से उनको हम रिकवरी करवा पाएँ, उसके लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। बट डेफ़िनिटली इसके ऑब्जेक्टिव्स और भी बड़े हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे इनका मार्केट एक्सेस इंप्रूव कर सकते हैं, इनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये सब चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं विद रिगार्ड्स टू MSMEs, इसके लिए यहाँ पर ये रैम्प प्रोग्राम है। तो यहाँ पर प्लान्स इनके लिए डेवलप किए जाते हैं, जो भी उनके अलग-अलग MSMEs के कंस्ट्रेंट्स हैं और इनको इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, उनको कैसे इश्यूज़ को टैकल करना है। कुछ सेक्टर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल बिज़नेस हो गया, इनको आगे और कैसे लेके जाना है, ये सारे रैम्प के हमें काम देखने को मिल जाएँगे। तो जैसा मैंने कहा था, वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन है लगभग 3,750 करोड़ का, और बाकी आप नोटिस कर पाओगे इंडिया की तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है, वो 2,300 करोड़ के आस-पास देखने को मिल जाएगा। तो MSMEs को डेफ़िनिटली बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों से। हमारे जो MSMEs हैं वो और बेहतर बन पाएँगी। ठीक है? तो ये तो प्रोग्राम चल ही रहा था। ठीक है? अब हमने पता क्या किया है, MSME ने ना इसी पर्टिकुलर रैम्प प्रोग्राम के अंदर, हमारी जो मिनिस्ट्री है ना MSME की, उसी ने रैम्प प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया है, एक टीम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। किसको इनिशिएटिव? टीम इनिशिएटिव। टीम इनिशिएटिव स्टैंड्स फॉर ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। देखो यार, मुझे एक चीज़ बताओ, MSME को क्या समस्या आ सकती है? सर समस्या तो बहुत है। इनके पास पैसा नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, पर एक बड़ी चीज़ पता क्या है? जो लार्ज कंपनीज़ हैं, उनके साथ कम्पीट करना इनके लिए बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि देखो यार, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, खूब पैसा है, खूब उनके पास ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है या बहुत छोटे लेवल के ऊपर है, तो इनको कैसे कम्पीट करना होगा?
आप लोगों ने जैसे यूपीआई सुना था, बिल्कुल सर यूपीआई तो सबको पता है। अब यूपीआई ना बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। यूपीआई को यूज करते कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, एंड कोई भी इसमें चेंजेस भी करके अपने आप को उसको यूटिलाइज भी कर सकता है। ऐसे ही हमने क्या बनाया है, एक ओएनडीसी। व्हाट इज ओएनडीसी? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओएनडीसी के माध्यम से पता क्या होगा, जैसे लेटेस्ट से आज के समय आप लोग अमेजोन पे शॉपिंग करने जाते हो। अब अमेजोन आपको क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स का कंट्रोल होता है, उन्हीं की यहाँ पे एक तरह से मोनोपोली या डुओपोली होती है। तो छोटा प्लेयर तो या छोटा सेलर है, वो तो अपने आप का प्रोडक्ट बेचना ही नहीं पा रहा है ना, बहुत मुश्किल होती है उसका अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो हमने यहाँ पर ओएनडीसी बना दिया है, जिसके माध्यम से पता क्या होगा, जो भी आपके छोटे प्लेयर्स भी है ना, वो भी बिना किसी दिक्कत के compete कर पाएँगे इन बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ। तो यानी कि ना एक तरह से ओएनडीसी मदद करेगा लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर, राइट? तो एक्चुअल में जो टीम इनिशिएटिव है ना, उसी में हमारी मदद कर रहा है। यहाँ पर एमएसएमईज़ को एम्पावर किया जाएगा, उनका एक्सेस उनका इंप्रूव होगा टू द डिजिटल कॉमर्स थ्रू द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से उनकी मार्केट रीच बढ़ेगी एंड उनकी बिज़नेस कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 3 साल का रहने जा रहा है। इसके लिए 270 करोड़ जो है, वो अलग से यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। यहाँ पर जो मेजर फोकस रहेगा, वो हमारे 5 लाख एमएसएमईज़ के अंदर जो 50% जो पार्टिसिपेशन है, वो वुमेन ओन्ड एमएसएमईज़ का यहाँ पे रहने जा रहा है। एंड इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, दैट इज़ एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। दरअसल में ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो जो भी आपकी कंपनीज हैं जिन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर के अंदर हो, वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। एमएसएमईज को अलग अलग पेमेंट सोल्यूशन हो गया, ये सब बेनिफिट्स होंगे। अलग अलग वर्कशॉप्स भी होंगी आपकी टीयर टू टीयर थ्री सिटीज के अंदर, जहां पर उनको सिखाया जाएगा कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो एक प्रॉपर इनको पोर्टल मिल जाएगा एंड डेफिनेटली फिर इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इससे इनका डिजिटल इंक्लूजन भी बढ़ेगा, मार्केट रीच बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, एमएसएमई की ग्रोथ बढ़ेगी एंड बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ भी ये compete कर पाएंगे। ये है आपका टीम इनिशिएटिव। एंड बाकी आप लोग ओएनडीसी के बारे में जानते ही होंगे, ये एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क है। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से जो अलग अलग अभी साइलोस चल रहे हैं ना, अकेले अकेले अलग अलग काम करें डिजिटल कॉमर्स के अंदर, चाहे वो बड़े हों चाहे स्मॉल हो, उनको यहाँ पे इकट्ठे सीमलेसली लेके आना, दैट इज द फोकस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स होंगे, बायर जो खरीदना चाहता है वो भी होगा, सेलर भी एप्लीकेशन होंगी जो यहाँ पे बेचना चाहता है, एंड गेटवेज वगैरह होंगे जो कहीं ना कहीं सर्चिंग एंड डिस्कवरी करेंगे। जैसे आप लोग जोमेटो वगैरह पे खरीदते नहीं हो, तो जोमेटो पे एक सेलर होता है, एक बायर होता है। अब वो तो जोमेटो उसको कंट्रोल कर रहा है ना, यहाँ पर ओएनडीसी के माध्यम से कोई सिंगल प्लेयर उसको कंट्रोल नहीं करेगा। तो सबके पास प्रॉपर सुविधा होगी, यहाँ पे प्रॉपर पावर होगी, बार्गेनिंग पावर सबकी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये काम है ओएनडीसी का। एंड साथ ही साथ आप लास्ट चीज अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ओएनडीसी क्या है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत यहाँ पे बनाया गया है। यही सारी चीज इसको मैनेज करता है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉप्स फ्लावर के बारे में। अभी दोस्तों पता क्या हुआ है कि अगर हम बात करें सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है और न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, यहाँ पर जो आपको ये फ्लावर देखने को मिल रहा है, अचानक से इसने साइमल्टेनियसली इसने यहाँ पे ब्लूम किया है। अब ऐसा नोटिस कर पाओगे सिडनी के अंदर, ये पिछले 10 साल के अंदर पहला ब्लूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अपने आप में इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बन गई। एंड अगर आप एक बात अंडरस्टैंड करोगे, अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो दरअसल में ये जो आपका कॉर्प्स फ्लावर जिसको बोला जाता है ना, ये एक प्लांट है जो कि 3 मीटर रफली आपका 10 फीट के आसपास हो जाता है। इतनी टॉल यहाँ पे ये प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक तो इसका सेंट्रल स्पाइक हो गया, इसके साथ ही साथ आपको इसका एक पर्पल शेप का एक पेटल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ब्लूमिंग के समय ऐसा होता है। अब ये कॉर्प्स फ्लावर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बहुत ही रेयरली आपका ब्लूम करता है। लगभग आप देख पाओगे कि 7 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय हो सकता है, बस तब ये ब्लूम करता है। और ब्लूम कितने दिनों के लिए करता है? सर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन के लिए। अब 1 दिन के लिए ब्लूम तो करता है, बट होता क्या है ना, यहाँ पर जब ये ब्लूम करेगा तो बहुत ही बदबू सी आती है। एक तरह से कह लो कि बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जब ये ब्लूम करेगा, ये साथ-साथ अपने बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज़ करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डाइमिथाइल सल्फाइड, यहाँ पर आपको गार्लिक जैसी स्मेल आएगी। फिर डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड भी यहाँ पे ये एमिट करता है। वहाँ से आपको जो जैसे जैसे मीट सड़ रहा होता है ना, वैसी स्मेल आती है। तो आप नोटिस कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर इसको कॉर्प्स फ्लावर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, क्योंकि इसका साइज़ एक तो बहुत बड़ा है एंड डिकेइंग फ्लेश की तरह यहाँ पे इसकी जो स्मेल होती है।
अनयूजुअल ब्लूमिंग साइकिल होता है। एंड ये क्या करता है, जो आपके इंसेक्ट होते हैं ना, कैरियन ईटिंग इंसेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइज हो गया, कार्निवरस बीड्स हो गया, उनको यहाँ पे ये पॉलिनेशन के लिए आपको अट्रैक्ट करता है। बाकी अगर हम बात करें आपको वेस्टर्न सुमात्रा, इंडोनेशिया, वहां से आपको मोस्टली आपको नेटिव देखने को मिल जाते हैं। इनको बुंगा बंकाई के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ बुंगा का अर्थ होता है फ्लावर एंड बंकाई का मतलब होता है कॉप्स। तो कॉप्स फ्लावर वर्ड जो है वो वहीं से हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी ब्लूमिंग साइकिल और साइज एंड स्ट्रक्चर हमने समझ ही लिया। एक दिन के लिए यहाँ पे ब्लूम करता है। ऑर्डर भी हम इसके अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आईयूसीएन स्टेटस जो आपको ध्यान में रखना है वो है इसका इंडेंजर्ड। एंड इंडेंजर्ड में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इलीगल पोचिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, उसकी वजह से ये जो आपका कॉप्स फ्लावर है ये भी खतरे में हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं अपनी प्लेजिंग न्यूज़ की तरफ। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कंवर लेक के बारे में। देखो कुछ बच्चों ने ना सही आंसर भी दिया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे गलत आंसर भी दिया है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार का आपका जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर आपको ये कंवर लेक देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब कुछ बच्चों ने पता क्या लिखा कि सर ये एकमात्र लेक है रामसर की बिहार के अंदर। नहीं भाई, आज के समय अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो रामसर साइट के अंदर टोटल 3 आपकी बिहार की साइट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें डेफिनेटली एक तो आपकी कंवर लेक है, उसके साथ-साथ आपकी जो नागी बर्ड सेंचुरी है वो हो गया, एंड आपकी जो नकती बर्ड सेंचुरी है वो भी हो गया। अब एक्चुअली पता क्या है, कुछ बच्चों ने या तो गूगल किया होगा या कहीं भी ऐसा देखा होगा। एक्चुअल में कंवर लेक फर्स्ट साइट थी रामसर की, पर पिछले सालों में 2 और नई रामसर साइट्स को यहाँ पर इसका दर्जा दे दिया गया बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर आज के समय टोटल 3 रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। चलो ये बात तो क्लैरिटी मिल गई। बाकी कंवर लेक और क्यों न्यूज़ में रहती है सर? एक्चुअल में ना एशिया की जो लार्जेस्ट आपको ऑक्सबो लेक देखने को मिलती है, वो और कोई नहीं, वो आपकी कंवर लेक ही है। समझे इस बात को? ऑक्सबो लेक समझते हो ना, जो इस तरह से मेंडरिंग से फॉर्म होती है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी रिवर मेंडर होती है? सर हमारी जो गंडक रिवर है, उसकी मेंडरिंग से बनती है। और गंडक रिवर क्या है? सर गंडक रिवर जो है, वो तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एंड इनफैक्ट कंवर लेक को ना लोकली कई लोग कबर ताल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो इस वजह से ये न्यूज़ में भी रहती है। अदरवाइज़ ये न्यूज़ में और रहने का इसका कारण पता क्या है? कि कंवर लेक का ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ऐसा कह सकते हो कि कंडीशन इसकी काफ़ी खराब है, इसको मेंटेन प्रॉपर्ली ढंग से नहीं किया जा रहा, तो कोई इसके ऊपर कंज़र्वेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। ये सब इश्यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहे हैं विद रिगार्ड्स टू कंवर लेक। आज का आपका होमवर्क रहेगा श्री विजयपुरम के बारे में। देखो ये तो लोकेशन तो आपको पता ही होगी, बट अदरवाइज़ ऑल्सो इसके आस-पास के एरियाज़ क्या-क्या इसकी मैपिंग इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ें भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो तो डिस्कस कर लेंगे। पहले आपका ये रहेगा आज का पहला होमवर्क। ये कुछ लेक्स हैं, इनका आप आंसर मुझे बता सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क रहेगा वो है विद रिगार्ड्स टू शी स्टेम के बारे में। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल जो होमवर्क दिया था, एक था यूएनजीए के बारे में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहला कह रहा है कि जो यूएनजीए है ना, वो यहाँ पर क्या कर सकता है, ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है किसी नॉन मेंबर स्टेट को। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है यूएनजीए के अंदर। बिल्कुल, आपकी इनफैक्ट बहुत सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से ऑब्जर्वर स्टेटस मिला भी है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, जैसे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको भी यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूएनजीए के द्वारा। थर्ड जो स्टेटमेंट कह रहा है, परमानेंट ऑब्जर्वर इन जनरल असेंबली, दे कैन मेंटेन देयर मिशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स। येस, दैट इज आल्सो करेक्ट। बट फोर्थ स्टेटमेंट जो कह रहा है ना कि इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलते हैं, नहीं, ये आपको देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा ना, आईसीजे जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके जो हेडक्वार्टर है वो तो द हेग नीदरलैंड्स के अंदर है। बट अगर हम बात करते हैं आपके यूएनजीए की, तो आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पहले 3 सही थे, चौथा गलत था। इसने पूछा कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो केवल और केवल आपको 1 इनकरेक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। दूसरा आपका होमवर्क मैंने दिया था आपको बिल्स के बारे में। पहला कह रहा है कि जब प्रोरोगेशन होता है ना, तब बिल लैप्स कर जाता है। यार लैप्स कब से प्रोरोगेशन पे करने लग गए, पहले बताओ? क्या प्रोरोगेशन के ऊपर क्या कुछ भी हुआ है? नहीं भाई, आपका सिंपली एक सेशन ही तो खत्म हुआ है। तो सेशन खत्म होने पे थोड़ी ये चीज़ें होती हैं। ये बात गलत है। चलो ठीक है, ये बात तो समझ आई। पर आप लोग मुझे बताना कि बिल लैप्स की क्या-क्या कंडीशन होती हैं? जो भी कुछ पॉइंटर्स होते हैं, व्हेन डू द बिल्स लैप? इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी कंडीशंस हैं, आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। सेकंड कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल पता क्या होता है? ये ऐसा बिल होता है जो, पहली बात तो ये गलत लिखी हुई है पूरी लाइन। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो ऐसा मेंबर इंट्रोड्यूस करे जो मिनिस्टर नहीं है, बस इतने ही कंडीशन है।
हो सकता है वो रूलिंग पार्टी का हो सकता है वो अपोजिशन का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, अगर मिनिस्टर नहीं है एंड अगर वो बिल ला रहा है, दैट इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल। बस इसमें नॉमिनेटेड वगैरह का कोई ऐसा रोल नहीं होता। सिंपली पॉइंट इतना ही है, सरकार का मिनिस्टर नहीं ला रहा, तो कौन लाएगा? दैट इज़ अ प्राइवेट मेंबर। थर्ड कह रहा है 108 के अंदर बात करी गई है इंट्रोडक्शन ऑन पैसेज ऑफ बिल्स की, नहीं। 108 बात करता है जॉइंट सिटिंग की। जॉइंट सिटिंग किसकी? हमारे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की। तो थर्ड भी गलत है। तो सर ये वाली बात कहाँ लिखी गई है इंट्रोडक्शन ऑन पैसेज ऑफ बिल्स की? दोस्तों ये लिखी गई है आपकी 109 के अंदर है, कुछ 117 के अंदर है ना? उनके अंदर यहाँ पे मेंशन्ड है। इनफैक्ट आपका 107 आप कह सकते हो, बल्कि रादर आई शुड से 107 में बात रखी गई है इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेज ऑफ बिल्स की। 109 जो मैं कह रहा था ना, वो मनी बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में है एंड 117 भी आपको और बाकी बिल्स के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट गलत थी, तो नो स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहला था लाला लाजपत राय जी के बारे में, तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है 1920 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, यस दिस इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यस दिस इज ऑल्सो राइट। डीप सी की बात करें तो ये यूएसए बेस्ड नहीं है, बल्कि आपका चाइना बेस्ड आपको स्टार्टअप देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।